हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और सिंथेसिस है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन देखा था। तो उसमें हमने मेनली क्या देखा था? एक तो ये देखा था कि लिवर में जो हेक्सोकाइनेस 4 है वो न्यूक्लियस में सिक्वेस्टर्ड होता है और वो अंडर हार्मोनल इफेक्ट्स वो बाहर आता है, जैसे कि जब इंसुलिन रिलीज होता है तब। और दूसरा हमने देखा था कि पाइरुवेट काइनेस है वो फॉस्फोरिलेशन से रेगुलेट होता है। तो दो तरीके के रेगुलेशन होता है। एक होता है एलोस्टेरिक, कि जिसमें कोई कंपाउंड बाइंड होके उसका एंजाइम पे एक्टिविटी कम या ज्यादा कर रहा है। जैसे कि हेक्सोकाइनेस 1 के लिए हमने देखा था कि अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है तो वो उसको एलोस्टेरिकली बाइंड करके उसका एक्टिविटी कम कर देगा। तो जो एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी होता है और वो बहुत जल्दी चेंज भी हो सकता है। और दूसरा, जैसे कि हमने पाइरुवेट काइनेस का देखा था कि वो फॉस्फोरिलेशन से इनएक्टिव हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो ये जनरली हॉर्मोन्स के इफेक्ट के अंडर होता है और इसमें जो एक्शन होता है वो लॉन्गर टाइम स्केल्स पे होता है। तो अभी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एंजाइम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, उसके दो फॉर्म होते हैं। एक है फॉस्फोरिलेज बी, जो अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है, और दूसरा है वो एक्टिविटी उसका कम होता है। और दूसरा है फॉस्फोरिलेज ए, जिसमें उसके दो सेरीन मॉलिक्यूल्स है वो फॉस्फोरिलेटेड होता है, दोनों सब यूनिट का एक एक सेरीन। और जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है फॉस्फोरिलेज एंजाइम का, वो ज्यादा एक्टिव होता है। अभी जब एपिनेफ्रिन या ग्लूकागोन रिलीज होता है तो वो एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। उससे साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और वो प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेस ए है वो जाके फॉस्फोरिलेज बी काइनेस को एक्टिवेट करता है फॉस्फोरिलेशन से, जो कि फॉस्फोरिलेज बी को फॉस्फोरिलेज ए में कन्वर्ट करता है उसको फॉस्फोरिलेट करके। तो इधर पहले प्रोटीन काइनेस ए है वो फॉस्फोरिलेज बी काइनेस को एक्टिवेट करेगा फॉस्फोरिलेशन से। उसके बाद फॉस्फोरिलेज बी काइनेस है वो फॉस्फोरिलेज बी को फॉस्फोरिलेट करके फॉस्फोरिलेज ए में कन्वर्ट करेगा। और फिर वो फॉस्फोरिलेज ए जाके ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा। तो इसे जनरली हम सिग्नलिंग कास्केड बोलते हैं, जहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसका मेन बेनिफिट क्या होता है? सिग्नल एम्पलीफिकेशन का। अभी एक्टिवेशन तो हो गया, अभी ये वापस नॉर्मल स्टेट में कैसे आएगा? तो जब इंसुलिन रिलीज होगा तो इंसुलिन एक फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा, जो दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव कर देगा और एंजाइम वापस से इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा। अभी मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है उसके थोड़े और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन रिलीज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो वो भी फॉस्फोरिलेज बी काइनेस को बाइंड करके उसे एक्टिव करते हैं उसके कैल्मोडुलिन सब यूनिट्स है। और जब मसल ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी मसल्स में साइक्लिक एएमपी के लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो भी फॉस्फोरिलेज बी को डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इनएक्टिवेशन होता कैसे है। तो जो फॉस्फोरिलेशन साइट्स होती है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की, वो जनरली हिडन होती है, एक्सपोज नहीं होती है। पर जब उसमें ग्लूकोज बाइंड होता है तो उसका कंफर्मेशन चेंज होता है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं फॉस्फोप्रोटेज फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1 की एक्शन के लिए। और जब इंसुलिन रिलीज होता है और वो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1 को एक्टिवेट करता है तो वो
इन दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स को क्लीव कर देता है, और जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है वो वापस इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, यानी कि बी फॉर्म में। अभी हम बात करेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। तो उसमें उसका जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस ए, वो भी दो फॉर्म में होता है, अनफॉस्फोरिलेटेड और फॉस्फोरिलेटेड। इसमें जो अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है वो कम एक्टिव होता है। ये फॉस्फोरिलेज से उल्टा है, क्यों? तो इससे क्या होता है, एक ही मैकेनिज्म से दोनों प्रोसेसेस के एंजाइम्स कंट्रोल हो सकते हैं। अभी ग्लाइकोजन सिंथेस को एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1 है, वो उसके तीनों फॉस्फेट ग्रुप्स को हटा देता है, और वो डीफॉस्फेटेड फॉर्म में चला जाता है, जो उसका एक्टिव फॉर्म है। और जैसे कि अभी हमने देखा फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है वो कैसे एक्टिवेट होता है। तो जब ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो कि होता है हाई इंसुलिन कंडीशन में, इसके साथ साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो भी इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1 का। अभी जब एपिनेफ्रिन या ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, तो वो फॉस्फोरिलेज बी को इनहिबिट कर देते हैं, फॉस्फोरेस बी को सॉरी एक्टिवेट करते हैं। और वो एक्टिव फॉर्म में जब रहता है फॉस्फोरिलेज ए के रूप में, तो वो डायरेक्टली फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है। तो ये हो गया कि ग्लाइकोजन सिंथेस का एक्टिवेशन कैसे होगा। अभी इसका इनहिबिशन कैसे होगा, तो वो एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3, जो 3 एटीपी यूज करके तीनों सेरिन साइट्स को फॉस्फोरिलेट कर देता है। अभी GSK3 है वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता है, उसके पहले एक और एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जो है केसीन काइनेस 2, जो पहले फॉस्फोरिलेट करता है और उसके बाद ही ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 अपना एक्टिविटी कर सकता है। अभी जब इंसुलिन रिलीज होता है, वो प्रोटीन काइनेस बी को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेस बी ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 का फॉस्फोरिलेशन करता है और उसे इनएक्टिव कर देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम प्रोसेस से फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन से अलग अलग एंजाइम पे डिफरेंट इफेक्ट हो सकता है, कि वो एक्टिवेट भी हो सकता है और वो इनहिबिट भी हो सकते हैं। अभी पूरे जो अभी तक का हमने रेगुलेशन देखा, उसका हम समरी करेंगे, कि अगर स्पेशली कि हिपेटोसाइट्स में, मतलब कि लिवर सेल्स में, ये पूरा रेगुलेशन कैसे काम करता है। सारा रेगुलेशन जितना अभी तक हम लोगों ने देखा है, इसमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस ब्रेकडाउन सब कवर हो जाएगा। तो जब हाई ब्लड ग्लूकोज होता है, तो इंसुलिन रिलीज होता है, और वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूटो ट्रांसपोर्टर के थ्रू हिपेटोसाइट्स में एंटर करता है, और वो ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है। अभी इंसुलिन क्या करता है, वो हेक्सोकाइनेस 2, फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेस 1 और पायरुवेट काइनेस के जो जीन्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा देता है, मतलब कि ज्यादा एंजाइम बनेंगे जो ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे डायरेक्टली क्या होता है, अगेन ग्लाइकोलिसिस का रेट बढ़ता है। अभी इंसुलिन प्रोटीन काइनेस बी को भी एक्टिवेट करता है, जो अभी हमने देखा था वैसे ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 को डी फॉस्फोरिलेट करता है, तो वो फॉस्फोरिलेशन से उसका एक्टिविटी डाउन हो जाता है, मतलब कि वो अपने सबस्ट्रेट को, मतलब कि ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फोरिलेट नहीं करेगा, वो डीफॉस्फेटेड फॉर्म में रहेगा, जो उसका एक्टिव फॉर्म है, तो उसका एक्टिविटी इंक्रीज होगा, और इससे ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज होगा। अभी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है सेल्स में, वो भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। भी इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटिव प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा, जो फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेस 1 को एक्टिवेट करेगा। अभी
ये फॉस्फेटेज 1 है वो जो FBPS2 PFK2 एंजाइम है जिसके पास दोनों एक्टिविटीज है, उसके PFK2 एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सेल्स में, जो कि फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज 1 को एक्टिवेट करेगा और अगेन उससे ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होगा। अभी फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज 1 है वो ग्लाइकोजन सिंथेस को भी डीफॉस्फोरिलेट करेगा, तो अगेन उससे ओवरऑल ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ेगा। अभी ये जो फॉस्फेटेज 1 है वो फॉस्फोरिलेज काइनेस को डीफॉस्फोरिलेट करके उसका एक्टिविटी कम करेगा और उसकी वजह से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है उसका फॉस्फोरिलेशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो काइनेस है वो इनएक्टिव हो गया है। और फॉस्फोरिलेज के लिए हमने देखा था कि वो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है, तो अगर फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है तो उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा। और जो ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड है उसे भी फॉस्फेटेज डीफॉस्फोरिलेट कर देगा, तो ओवरऑल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का एक्टिविटी डाउन होगा, मतलब कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कम होगा। मतलब कि ओवरऑल जब भी हाई ब्लड ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज्यादा होगा, और क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा ग्लूकोज है तो सेल को ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करने का जरूरत नहीं है, तो रेगुलेशन के थ्रू ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। अभी रिवर्स सिचुएशन का बात करते हैं कि जब लो ब्लड ग्लूकोज होगा तब क्या होगा। तो तब ग्लूकागॉन रिलीज होगा। ग्लूकागॉन जैसे कि हमने आगे देखा था, एडिनाइलेट साइक्लेस के थ्रू साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, वो पाइरुवेट काइनेज का जो लिवर आइसोफॉर्म है उसे फॉस्फोरिलेट करके इनएक्टिव कर देगा, उससे ग्लाइकोलिसिस कम हो जाएगा। प्लस वो जो FBPS2 PFK2 ड्यूअल एंजाइम है उसका FBPS2 के एक्टिविटी को बढ़ाएगा फॉस्फोरिलेट करके। उससे क्या होगा, FBPS2 है वो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट को ब्रेक डाउन कर देगा, और अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट नहीं होगा तो PFK1 एक्टिव नहीं रह पाएगा, उससे अगेन ग्लाइकोलिसिस डाउन हो जाएगा। अभी प्रोटीन काइनेज ए है वो ग्लाइकोजन सिंथेस की एक्टिविटी को भी कम कर देगा, और उससे ग्लाइकोजन सिंथेसिस कम हो जाएगा। हमने देखा था कि ग्लाइकोजन सिंथेस के केस में उसका जो फॉस्फोरिलेटेड वर्जन है वो कम एक्टिव है, तो जब उसका फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा PKA द्वारा तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस कम हो जाएगा। अभी PKA है वो उसका थर्ड एक्टिविटी रहेगा कि वो फॉस्फोरिलेज काइनेस को फॉस्फोरिलेट करेगा और उसका एक्टिविटी बढ़ेगा। तो फॉस्फोरिलेज काइनेस एक्टिवेट होके ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को फॉस्फोरिलेट करेगा, जिससे वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसका एक्टिविटी बढ़ेगा, और इससे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। क्योंकि जब लो ब्लड ग्लूकोज है तो लिवर को ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाना है, वो बाहर भेजना है, मेनली ब्रेन सेल्स के लिए या तो फिर मसल सेल्स के लिए, और प्लस उसको खुद वो ग्लूकोज यूज नहीं करना है। तो लो ब्लड ग्लूकोज के सिचुएशन में यहाँ पे दो फाइनल आउटकम्स हैं। एक तो ग्लाइकोलिसिस बंद हो रहा है क्योंकि वो खुद ग्लूकोज यूज नहीं कर सकता, उसे दूसरों के लिए बचा के रखना है, और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज हो रहा है ताकि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो रिलीज हो और वो दूसरे ऑर्गन्स को सप्लाई किया जा सके। अभी इस वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेगुलेटरी एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, और हो सकता है कि ये पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, तो आप इसको बार बार देख सकते हो। आप उसको मेमोरी में से नोट अपने नोट में लिखने का ट्राई कर सकते हो कि आपको सही से पाथवे याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। और एक बार में ये याद रखना मुश्किल है तो आप 2-4 बार वीडियो देखो, या तो जब तक याद नहीं रह जाता है तब तक देखो।
और अगेन रेफरेंस बुक के लिए आप लेनिजर में से ये सारा पढ़ सकते हो। बेसिकली वीडियो में बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो मैंने कट आउट कर दिया है। जो बेसिक आपका काम का इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे रखा है, जो कि ओवरऑल ये पाथवेज है। तो अगर आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा है तो ये जो लास्ट के 2 स्लाइड्स है वो आप देख लोगे, तो उसमें से आपका दोनों पाथवेज रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं सोच रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म के साथ ही कंटिन्यू करूँ या फिर कोई दूसरा टॉपिक भी साइड में चालू करूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो दूसरा टॉपिक अभी के लिए मैंने सोच रखा है वो अलग यूनिट में से है, वो इवोल्यूशन में से है। तो मैं इवोल्यूशन पे वीडियोस चालू